लिए शुरू करते हैं बहमनी साम्राज्य से। इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। अच्छा, 1347 में। तो इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह ने। उनका असली नाम हसन गंगू या जफर खां था। हसन गंगू जी। और उनका शासनकाल 1347 से 1358 ईस्वी तक रहा। तो उनके शासन की कोई खास बात, मतलब कुछ ऐसा जो हमें याद रखना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अलाउद्दीन हसन ने हिंदुओं के प्रति एक बहुत उदार नीति अपनाई थी। उदार नीति जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने राज्य में जजिया कर की वसूली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। ओह, जजिया कर पर प्रतिबंध, ये तो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। तो बहमन शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? फरवरी 1358 में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके बेटे मोहम्मद शाह प्रथम वो शासक बने। मोहम्मद शाह प्रथम जी। उनका शासनकाल रहा 1358 से 1375 ई तक। तो इनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई? क्या फोकस बदल गया था सल्तनत का? हाँ, फोकस बिल्कुल बदल गया। इनके ही काल में दक्षिण के दो बड़े साम्राज्यों मतलब विजयनगर और बहमनी, अच्छा, वो मशहूर दुश्मनी। हाँ बिल्कुल, उसी संघर्ष का लंबा दौर यहीं से शुरू हुआ। मोहम्मद शाह प्रथम का तो आप समझिए कि पूरा जीवन विजयनगर और वारंगल के साथ युद्धों में ही बीत गया। तो मतलब डिप्लोमेसी से ज्यादा अब जोर लड़ाई पर था। जी। लेकिन युद्ध के अलावा क्या उन्होंने प्रशासन में भी कोई योगदान दिया? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में उनका सबसे बड़ा योगदान बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को एक ढांचा देना था। एक स्ट्रक्चर देना। बिल्कुल। उन्होंने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा जिन्हें तरफ या अतराफ कहा जाता था। तरफ, ये कौन कौन से थे? ये 4 प्रांत थे: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। हर प्रांत का एक प्रांतीयाध्यक्ष होता था और उसके लिए अपनी सेना रखना अनिवार्य था। ये तो बहुत व्यवस्थित तरीका था, मतलब एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री सिस्टम था। सही समझे। और क्या इनके समय में कोई नई तकनीक भी इस्तेमाल हुई? एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। इन्हीं के शासनकाल में पहली बार युद्ध में बारूद का प्रयोग हुआ। बारूद? हाँ, बारूद। और इसने रक्षा संगठन को, मतलब डिफेंस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जाहिर है, इससे तो उन्हें एक बहुत बड़ी बढ़त मिल गई होगी अपने दुश्मनों पर। बिल्कुल। तो मोहम्मद शाह प्रथम के बाद क्या हुआ? क्या साम्राज्य ऐसे ही मजबूत बना रहा? नहीं, यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। 1375 में उनकी मृत्यु के बाद अगले 22 वर्षों में एक अस्थिरता का दौर आया। 22 साल, ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, इस दौरान कुल 5 सुल्तान गद्दी पर बैठे। 5 सुल्तान? कौन कौन? अलाउद्दीन मोहम्मद, दाऊद मोहम्मद शाह द्वितीय, गयासुद्दीन और शमशुद्दीन दाऊद। इनका शासनकाल बहमनी इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं रखता। मतलब एक तरह से राजनीतिक संकट का दौर था। बिल्कुल। तो इस अस्थिरता को किसने समाप्त किया? अगला महत्वपूर्ण शासक कौन था? अगला महत्वपूर्ण शासक था ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिसने 1397 से 1422 ईस्वी तक शासन किया। ताजुद्दीन फिरोज शाह। तो फिरोज शाह की क्या उपलब्धियां थीं? वो एक बहुत कुशल योद्धा था। उसने खेरला के शासक नरसिंह राय को हराकर बरार का प्रांत जीता। बरार का प्रांत? जी। और साथ ही उसने विजयनगर के शक्तिशाली शासक देवराय प्रथम को भी पराजित किया और उन्हें संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये एक बड़ी जीत थी। पर क्या वो सिर्फ एक योद्धा ही था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कला प्रेमी और एक बेहतरीन सुलेखक भी था। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात, उसे कई भाषाएं आती थीं। अरबी, फारसी, तुर्की के अलावा तेलुगु, मराठी और मलयालम का भी अच्छा ज्ञान था। ये तो बहुत असाधारण बात है ना? और उन्होंने भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी की। फिरोजाबाद? तो फिरोज शाह के बाद कौन आया? उनके बाद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने 1422 से 1436 ईस्वी तक शासन किया। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। वो क्या था? उन्होंने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया। राजधानी बदल दी? हाँ, और इस नई राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया। अच्छा। क्या उन्हें किसी और नाम से भी जाना जाता था? हाँ, उनकी उदारता के कारण उन्हें अहमद शाह वली या संत अहमद भी कहा जाता है। संत अहमद? एक सुल्तान के लिए ये उपाधि तो बहुत अनोखी है। अनोखी है, बिल्कुल। माना जाता है कि दक्षिण के प्रसिद्ध संत हजरत गेसु दराज से उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। हजरत गेसु दराज? जी। गेसु दराज ने ही उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तक मिराज उल आशिकीन की रचना की थी। ये तो बहुत दिलचस्प जानकारी है। और शिहाबुद्दीन अहमद के बाद? उनके बाद उनके पुत्र अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने 1436 से 1458 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय? हाँ,
वो भी अपने पिता की तरह योग्य और विद्वान था, लेकिन उसका पूरा शासनकाल तेलंगाना, गुजरात, खानदेश, विजयनगर, मालवा और उड़ीसा के साथ युद्धों में ही बीत गया। मतलब एक साथ इतने सारे मोर्चों पर जंग। जी। क्या उनके शासनकाल में कोई ऐसी घटना हुई जिसका आगे चलकर साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। इसी के शासनकाल में महमूद गवां को राज्य की सेवा में लिया गया। महमूद गवां? हाँ, और ये नाम आगे चलकर बहमनी साम्राज्य का एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति बना। अलाउद्दीन द्वितीय के बाद उसका बेटा हुमायूं शाह गद्दी पर बैठा। हुमायूं शाह। उसने 1458 से 1461 तक शासन किया और वो अपने क्रूर स्वभाव के लिए इतना कुख्यात था कि उसे जालिम कहा जाता था। जालिम? इतिहास में उसे दक्कन का नीरो भी कहा गया है। दक्कन का नीरो? ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। तो फिर उसके शासनकाल में साम्राज्य का क्या हुआ? क्या कोई सफलता मिली? देखिए, हुमायूं शाह के शासनकाल की जो भी सफलताएं थीं, उनका श्रेय असल में उसके एक बहुत योग्य सेनानायक महमूद गवां को जाता है। महमूद गवां? असल में हुमायूं के बाद जब उसका छोटा बेटा निजामुद्दीन अहमद तृतीय गद्दी पर बैठा, तब तो प्रधानमंत्री के तौर पर महमूद गवां का ही पूरे राज्य पर नियंत्रण था। तो इसका मतलब असली शक्ति महमूद गवां के हाथों में थी। उसने साम्राज्य के लिए क्या क्या किया? महमूद गवां एक बहुत ही काबिल प्रशासक था। उसी के समय में बहमनी साम्राज्य का विस्तार अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हो गया था। इतना बड़ा विस्तार? जी। उसने बेहतर प्रबंधन के लिए पूरे राज्य को 8 प्रांतों में बांटा और हर प्रांत में एक तरफदार नियुक्त किया। ये एक तरह से प्रशासनिक सुधार थे। और शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में? उसने बीदर में एक मदरसे की स्थापना करवाई, जो उस समय ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अच्छा। और उसने ईरान, इराक और मिस्र जैसे देशों के साथ पत्र व्यवहार के जरिए संबंध भी स्थापित किए। इन पत्रों के संग्रह को रियाजुल इंशा के नाम से जाना जाता है। तो मतलब महमूद गवां के समय में साम्राज्य अपने चरम पर था। क्या इस दौरान कोई विदेशी यात्री भी आया था? हाँ, 1470 ईस्वी में एक रूसी यात्री था, निकितन। निकितन? वो मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था। उस समय भी, जैसा मैंने बताया, असल बागडोर महमूद गवां के ही हाथ में थी। एक इतने काबिल और वफादार व्यक्ति का अंत कैसे हुआ? यही इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। 1482 ईस्वी में सुल्तान शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवां पर राजद्रोह कर झूठा आरोप लगाकर उसे फांसी दे दी। क्या? झूठा आरोप? हाँ, ये बहमनी साम्राज्य के लिए एक घातक भूल साबित हुई। इसका साम्राज्य पर क्या असर पड़ा? असर बहुत बुरा पड़ा। महमूद गवां की मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखरने लगा। मतलब कितनी जल्दी? आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी मौत के सिर्फ 2 दशकों के अंदर ही बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया। सिर्फ 20 साल में? हाँ, और वो 5 नए स्वतंत्र राज्यों में टूट गया। ये 5 नए राज्य कौन कौन से थे? बहमनी साम्राज्य के खंडरों पर 5 नई सल्तनतें उभरी। अच्छा। पहला था बरार। इसकी स्थापना 1484 में फताहुल्लाह इमाद ने की और यहाँ इमाद शाही राजवंश था। बाद में 1574 में इसे अहमदनगर में मिला लिया गया। ठीक है, बरार। और दूसरा बीजापुर। इसकी स्थापना 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने की, जिसे आदिल शाही वंश की शुरुआत हुई। इसे 1686 में औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। बीजापुर, ये तो काफी मशहूर नाम है। जी हाँ। तीसरा था अहमदनगर। 1490 में मलिक अहमद ने निजाम शाही वंश की नींव रखी। 1633 में शाहजहां ने इसे भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो बीजापुर और अहमदनगर दोनों मुगलों के हाथ लगे। हाँ। चौथा था गोलकुंडा। 1512 में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही राजवंश शुरू किया। गोलकुंडा भी? इसे भी 1687 में औरंगजेब ने जीत लिया था। और पांचवा और सबसे आखिर में 1526 में अमीर अली बरीद ने बीदर में बरीद शाही राजवंश की स्थापना की। 1618 में इसका विलय बीजापुर में हो गया। तो इस महान साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। कलीमुल्ला। उसके साथ ही इस साम्राज्य का पूरी तरह से अंत हो गया। आज की चर्चा से जुड़ा एक सवाल, बहमनी साम्राज्य के किस वजीर ने बीदर में एक मदरसे की स्थापना करवाई थी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहमनी साम्राज्य को विस्तार से समझा। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें।